तो आपका स्वागत है शिवांश आज के पॉडकास्ट में। पहले आपसे शुरू करते हैं, बताओ कैसे हो। अच्छा हूँ सर। और गुड। सर आपकी बहुत कृपा है। अरे और ये बात मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। और हाँ। आपको पता भी लगेगा अगर मैं जब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ओके जी। कि मैं। थैंक यू। जी सर। तो शिवांश, इस पॉडकास्ट में मोस्टली मेरा फोकस रहता है कि मैं आ, आपके जो अचीवमेंट है उसके बारे में जानूं। अगर कहीं कमियां हैं तो हम उसके बारे में थोड़ा सा रीड करें और उसको फाइंड आउट करें कि बेसिक प्रॉब्लम अगर आ रही है ट्रेडिंग में तो कहाँ आ रहा है, कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या फिर मनी मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है या फिर रिस्क रिवॉर्ड का प्रॉब्लम है या फिर स्ट्रेटजी में कहीं प्रॉब्लम है, ये फाइंड आउट करने की मेरा कोशिश रहता है। ओके। तो मैं चाहूँगा कि आप ईमानदारी से जी जो सर। 1 साल का ट्रेडिंग रहा है, एक्चुअली मैं पिछले 1 साल का ही बात कर रहा हूँ, उसके पहले भी है तो आप उनके बारे में उसके बारे में बताइएगा। लेकिन मेरा फोकस है कि जब से आपने मेरा सेशन ज्वाइन किया होगा, फ्री क्लासेस जब से आपने ज्वाइन किया होगा, उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। जी तो सर। चले ओके। प्लीज शुरुआत करो, थोड़ा अपने बारे में बताओ, बैकग्राउंड बताओ, क्या करते हो, कैसे मार्केट में आ गए, है ना, और अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका। सर मैं सबसे पहले तो ये बता बोलना चाहूँगा, मैं 2023 का स्टार्ट में थोड़ा आपको बता देता हूँ पीएनएल कुछ इंट्रोडक्शन के बाद। हाँ। बट मुझे लगता है कि 2023 का जो पीएनएल है सिर्फ वही आपकी देन नहीं है। क्योंकि अच्छा। वास्तव में मैं बोलूँ तो मैं आपके साथ 2018 से जुड़ा हूँ। मैं अच्छा। एमटेक 5000 जो ग्रुप था आपका, मैं उसका मेंबर था। ओके। उसके बाद मैंने सितंबर 22 में आपकी जो ट्रेनिंग है क्लास वो ज्वाइन की, और फिर तीनों बैचेस अभी जो फ्री वाले चले थे हाँ हाँ वो हाँ। तीनों अटेंड किए हैं। अच्छा। तो बहुत टाइम से सर आपके साथ जुड़ा हूँ। अरे वाह, क्या तो सर बात अपने बारे में अगर बताऊं तो मैं एनआईटी जलंधर कॉलेज का पास आउट हूँ, मैंने वहाँ से बीटेक किया था। है। अच्छा। और अभी मैं एज अ सीनियर एनालिस्ट काम कर रहा हूँ अच्छा। एक कंपनी में। एक एमएनसी कंपनी है वो न्यूयॉर्क, अच्छा। बट मतलब कुछ ऑफिस उसके इंडिया में है। हाँ। तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ गुड। पे। वेरी गुड। तो सर एक चीज मुझे याद है एमटेक 5000 ग्रुप की। हाँ। तो सर उस ग्रुप में एक बार थोड़ा सा लाइक जैसे ग्रुप आपने ओपन रखा था स्टार्ट में, क्योंकि तब बहुत कम लोग थे हम लोगों के पास शायद स्टार्टिंग में। हाँ। शायद 250 से 300 लोगों के बीच हाँ। कुछ थे, और आपने ग्रुप में चैट ओपन रखी थी कि यस। किसी को क्वेश्चंस हो हाँ। या कोई अपने प्रॉफिट या लॉस के स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहे। हाँ। तो उन सारी चीज़ों से काफ़ी हेल्प मिलती थी। तो सर एक बार उसी ग्रुप चैट में आपसे डिटेल डिस्कशन हुआ था। हाँ। मुझे एग्जैक्ट टॉपिक तो नहीं याद किस बात पे हुआ था, बट आपने एक बात वहां पे मुझे बोली थी कि शिवांश, तुम्हारा जो विजन है और जो एम्बिशन है उसको सुन के ऐसा लगता है कि तुम आगे काफी बहुत अच्छा करने वाले हो। और ये अच्छा। ये बात आपने 2019 के आसपास बोली थी। क्या हो। तो हाँ सर, तो आपसे बीच बीच में ऐसे बातें होती नहीं है। बाकी मैं सर लाइव भी मैं ज्वाइन करता हूँ। हम्म। डेली तो नहीं कर पाता सर बिकॉज ऑफिस रहता है। हाँ। बट जो भी मुझे टाइम मिलता है मैं लाइव ज्वाइन करता हूँ। बोल गुड। भी कुछ नहीं पाता हूँ बिकॉज ऑफिस में रहता हूँ, तो हाँ। इसलिए थोड़ा सा इशू रहता है। बट कोशिश करता हूँ मैं जितना भी हो सके मैं समझने की सीखने की कोशिश करूँ। क्या बात। हाँ। तो सर लास्ट ईयर की पहले बात करता हूँ। तो हाँ। लास्ट ईयर में जैसा कि इसमें बहुत सारा जो प्रॉफिट है मेरा, वो मैं कहीं ना कहीं मानूंगा कि मार्केट क्योंकि अब ट्रेंड में थी, अच्छी हाँ। खासी बुलिश थी, हाँ। हाँ। इस वजह से भी हो सकता है। बट इक्विटी अगर सिर्फ स्टॉक्स की बात करें तो मैंने स्टॉक्स के अंदर 24,000 का प्रॉफिट लगभग बुक किया है। हाँ। और 40,000 लगभग मेरा अनरियलाइज्ड है जो अभी मैंने बुक नहीं किया है। अच्छा। उसके अलावा मैंने म्यूचुअल फंड्स में भी 39,000 है जो मेरा अनरियलाइज्ड है। तो हाँ। म्यूचुअल फंड्स मैंने कोई भी बुक नहीं किया है वहां पे, कुछ सब मेरे पास कंटिन्यू होल्डिंग में है। है। लेकिन सर ये सब मैं बड़ा अचीवमेंट नहीं मानता हूँ। हाँ। मैं जो सबसे बड़ा अचीवमेंट मानता हूँ ना इस साल का, वो ये है कि मैंने अपनी जो मदर है उनका मैंने 53,000 प्रॉफिट कराया है म्यूचुअल फंड में। क्या बात है। हाँ हाँ। जी सर। और जो हाँ। लेकिन सर 2018 में मैं एक कॉलेज स्टूडेंट था, हाँ। और मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में था जब मैंने एंट्री ली थी मार्केट के अंदर। हम्म। और स्टार्टिंग की थी जैसे, तो यूट्यूब में जैसे लोग जाते हैं सर्च करते हैं, तो यूट्यूब में हमने कुछ चैनल्स को सर्च किया। तो एक स्टॉक था SPLIL जो कि मेरी पहली बाइंग थी मेरे डीमैट के अंदर। तो मैंने अच्छा। 48 रुपीज में उस स्टॉक को मैंने लिया था 48 के भाव पे। और जो मतलब जो यूट्यूबर था उसकी वीडियो मैंने देखी, उसने कहा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, आगे अच्छी खासी ग्रोथ है। तो सर हम तो नए थे उस टाइम पे, लगभग पहली दूसरी वीडियो ही होगी जो हमने स्टॉक मार्केट की देखी होगी हाँ उस हाँ। टाइम। तो उसके बोलने में हमने स्टॉक ले लिया, क्योंकि सर एक बिगिनर जो होता है वो क्या वो सोचता है, वो तो ज्यादा देखता नहीं है कि कंपनी क्या है, वो तो बस ये देखता है कि
अच्छा ये प्राइस पे चल रहा है, ऊपर जाएगा, ऐसा इसने बोल दिया, इसने कुछ रिसर्च की है और फिर ले लिया सर। फिर मैंने उसको उसको होल्ड किया। 2-3 वीक के बाद वो स्टॉक 42 पे आ गया, 48 पे मेरी बाइंग थी, तो 42 पे आ गया। तो उसके बाद मैंने फिर हटा दिया उसको, मैंने एग्जिट कर दिया। तो सर कॉलेज स्टूडेंट था, निवेश तो बहुत ज्यादा था नहीं उसमें, 4 शेयर थे मेरे पास, 250 रुपए का टोटल निवेश था उस टाइम पे। तो सर लेकिन उसके बाद आज की डेट में वो स्टॉक 70 पे है। तो कहीं ना कहीं जब इन चीजों को सोचता हूँ तो लगता है कि हमें एक सही स्टॉक मिल जाए या सही डायरेक्शन पता चल जाए, ट्रेडिंग के अंदर डायरेक्शन और वैसे इन्वेस्टमेंट के अंदर एक सही स्टॉक, तो हम पैसा कमा लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे तो स्टॉक तो मुझे सही मिला था, क्योंकि स्टॉक तो आज की डेट में बढ़ा है और डायरेक्शन भी जो मेरा था वो भी सही था। लेकिन प्रॉफिट क्यों नहीं बना? बिकॉज बिकॉज ऑफ द माइंडसेट, जो उस टाइम पे मेरा माइंडसेट नहीं था वहां पे। बिकॉज अगर किसी यूट्यूबर ने जैसे रिसर्च की, जैसे सर आप ही कोई स्टॉक अगर बताते हो, जैसे आपने 200 चार्ट देखे, उसमें से कुछ 15-20 आपको अच्छे लगे, उसमें फिर आपने और फिल्टर किया, फिर आप फाइनल जाके आपको एक से लगभग 3 से 5 चार्ट के आसपास कुछ बनते होंगे जो आप बताते हो। लेकिन कोई जब उसको देखता है, वो उसको बस वो 5 चार्ट, उसको पीछे की मेहनत नहीं दिखती। तो कहीं ना कहीं वो चीजें हैं जो मैंने वहां पे सीखी स्टार्टिंग में। सर डेरिवेटिव्स पर आता हूँ। डेरिवेटिव्स ऑप्शन फ्यूचर सर मैं करता नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि सर मुझे लगता है उसमें चार्जेस बहुत ज्यादा जाते हैं। मैंने आज तक फ्यूचर कहीं कुछ बाय नहीं किया है। ऑप्शंस के अंदर सर मेरा 72,000 का प्रॉफिट है, और सारा का सारा ये सर जितना भी इक्विटी के का मार्जिन प्लेज है मेरा उसी पर है, और बाकी 50% में जो कैश कंपोनेंट डाला है बट उसको भी मैंने प्लेज कर दिया है अब लिक्विड बीज में। ओके, तो इंडिया तो की इस स्टार्टिंग में साल नहीं के किया था। दौरान, इस साल के जी सर। दौरान है प्रॉफिट? हाँ सर, ये 2023 के दौरान हुआ हाँ, है, वेरी गुड, जनवरी से लेके। 72,000 ये प्लेज मार्जिन का प्रॉफिट है। हाँ सर। तो एक सर तरीके इसके, से कहो तो हाँ जीरो हाँ जी, जीरो कैपिटल का इंटरेस्ट है, राइट? बिल्कुल सर, जीरो कैपिटल का ही ओके, है। गुड, बहुत अच्छा लगा। तो ये जो 72,000 प्रॉफिट आया, एफ एंडो में किस टाइप का ट्रेडिंग, ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाई है? सर ऑप्शन सेलिंग का है सर। अच्छा, मतलब मैं ऑप्शन ऑप्शन बाइंग सेल मैंने करता कभी हूँ तो किया मुझे ही नहीं लगता है है आप भी सर। सेल ही करते हो। सर ऑप्शन बाइंग मैंने नहीं किया है। और सर ये बहुत अच्छी बात आपने एक्चुअली पूछी। सर जब मैं एज एक कॉलेज स्टूडेंट था और उस टाइम मैं आपकी जैसे वीडियोस देखा करता था, तो बहुत बार मतलब मेरे मेरे रूम पे जैसे बाकी लोग आते थे, पूछते थे कि ये क्या है, तो बताता था मैं उनको स्टॉक मार्केट है। तो उस टाइम सर आप, मुझे लगता है उस 2018-19 के आसपास आप स्टॉक्स में ही ज्यादा थे, हाँ ऑप्शंस में उतने थे नहीं। हाँ और स्टॉक्स में भी, फ्यूचर्स में भी थे। हाँ, अच्छा अच्छा, फ्यूचर्स। अच्छा खासा फ्यूचर में भी ट्रेड किए। तो जब मतलब ऐसे डिस्कशन होता था दोस्तों में आपस में, एक बात होती थी कि फ्यूचर का लॉट है, इसका तो इतना मार्जिन है। तो बहुत से लोग मुझे कहते थे यार इतना जब पैसा हम लोग के पास है ही नहीं, तो हम लोग क्यों देख रहे हैं इसको, हाँ। या जरूरत क्या है। हम्म। तो उस टाइम मैं उनको जवाब नहीं देता था, लेकिन एक चीज मेरे मन में क्लियर थी कि पैसा आज नहीं है ना, कल तो होगा, बट कल 100%। टाइम नहीं होगा। हाँ। आज मेरे पास टाइम है, उस टाइम को इन्वेस्ट करके मैं कुछ चीजें सीख सकता हूँ। हम्म। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस सीखने के दौरान मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो मैं खो भी नहीं सकता पैसा ना। बहुत से लोग जब बिगनर होते हैं तो पैसा लूज करते हैं ना। हाँ, मेरा तो जो बिगनिंग का स्टेज था वही ऐसा स्टेज था जो मेरे पास थे ही नहीं, बराबर है। तो मैं लूज क्या करूंगा। और हम्म। आज की डेट में जब जब फिर मेरी जॉब लगी, तब मुझे ऑलरेडी 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका था हाँ, स्टॉक मार्केट ग्रेट, का। हाँ। जब मेरी जॉब लगी, जब मेरे पास पैसा आना शुरू हुआ, हम्म। तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि जब मैं ऑप्शन में भी सर लॉट तो होता ही है, तो ऑप्शन बाइंग में भी अगर कोई करता है तो मुझे लगता है स्टूडेंट लेवल पे बहुत आसान नहीं है हाँ। ऑप्शन बाइंग भी करना एक लॉट की। हम्म। तो ऑप्शन बाइंग मैंने कभी किया नहीं है हम्म। हेजिंग के अलावा। हाँ। और बाकी मैंने सर ऑप्शन सेलिंग ही किया है जितना अच्छा, भी किया गुड। है। जी ये जी। बेसिकली क्या करते हो ऑप्शन सेलिंग में? सर ऑप्शन सेलिंग में मैं कुछ आपकी जो स्ट्रेटजीज है उसमें से कुछ करता हूँ। हम्म। पहली जो करता हूँ मैं वो है मंथली स्ट्रैंगल। अच्छा। सर उसको मैं जो भी हमारी लास्ट एक्सपायरी होती है मंथ की, हाँ। लास्ट एक्सपायरी जो होती है उस पूरे वीक को मैं निकलने देता हूँ, फिर उसके अगले जो मंडे है हाँ, उसमें मैं बनाता हूँ उसको। तो गुड कभी गुड कभी गुड। ये हाँ। मंडे जो है वो मंथ के पहले वीक में हो जाता है, यानी फर्स्ट हम्म। सेकंड में हो जाता है, या हाँ। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे 28, 29, 30 इस तारीख में भी कभी कभी। तो मैं मंथ से नहीं देखता हूँ, मैं जो हमारी मंथली एक्सपायरी है उसकी नेक्स्ट फर्स्ट वीक मंडे से जाने के देखता हूँ। बाद आप करते हो ताकि जो मतलब हाँ प्रीमियम हो, सर, जो, जहां से प्रीमियम गिरना शुरू हो जाए, राइट? जी सर, और जैसे क्योंकि सर जिनको हाँ भी अपनी पोजीशन जो है नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट होना हो, रोल ओवर होना, वो सारी हाँ, वो सब वॉलेटिलिटी चीजें थोड़ा सा से मैं बच जाऊं। वॉलेटिलिटी वगैरह खत्म हो जाए फिर आप करते हो, ऐसा है। जी सर, वैसे मैं गुड। मंथली स्ट्रैंगल करता हूँ। तो मंथली और स्ट्रैंगल, और इसके अलावा? सर
सर इसके अलावा एक सर आपका जो फ्राइडे का ट्रेड है वो हाँ भी आपका फ्राइडे का स्ट्रेडल है। 915 वाली। पहले हाँ सर 915 वाली। अच्छा। पहले स्ट्रेडल था, अब वो स्ट्रैंगल हो गया है। तो हाँ। वो मैं करता हूँ। हम्म। बीच में सर मैंने एमटीएस को भी किया था, आइशर हाँ मोटर्स में। उसके हाँ। बाद सर रिलायंस में किया था, हम्म। और 2022 में बहुत अच्छा हुआ वहां पे भी हम्म। एमटीएस में। हाँ। तो लेकिन सर ऑप्शंस में मैं इंडेक्स में ही रहता हूँ, मैं स्टॉक ऑप्शंस में नहीं रहता। बट हाँ, एक मैंने इस रूल को भी मतलब एक एक जगह मैंने तोड़ा था, जहाँ पे अदानी वाला जो क्राइसिस था, हिडेनबर्ग वाला। ओहो। तो सर मैंने 2 ट्रेड्स लिए थे अदानी के ही, और 15,000 मैंने उन 2 ट्रेड्स। तो सर सोचिए मेरे 70,000 टोटल प्रॉफिट है, इसमें 15,000 उसी एक दिन का है। सॉरी, एक दिन का ही, 2 दिन का है अदानी से ही। हाँ, और वो क्योंकि थोड़ी सर उसमें तो वॉलेटिलिटी लाइव। उस समय 80-90 हो गया था। तो मैंने पिछले जी पॉडकास्ट में एक शेयर किए, उसको देखिएगा, है ना। मैंने जी सर। उसमें तरीका बताया है कि जब वॉलेटिलिटी बढ़ जाता है ना, तो फिर उसमें किस तरीके से प्रीमियम का फायदा ले सकते हैं। अभी एक रिसेंट मेरे पास पोजीशन है कोफोर्ज का, मैंने कल ही बनाया था। तो आपको पता होगा कि लास्ट 2 दिन में आईटी के स्टॉक खूब भागे। तो जब आईटी के स्टॉक में बड़ा मूवमेंट आया, इसका मतलब उसमें आईबी ना बहुत इंक्रीज हुआ। तो उस इंक्रीज आईबी का फायदा उठाने के लिए मैंने उसमें ऑप्शन स्टडल बनाया, जबकि इतना फास्ट मोमेंटम वाला स्टॉक्स उसमें। तो उसमें आपको आईबी का ना बहुत बेनिफिट मिला होगा अडानी इंट में, आई थिंक। हाँ सर, सर वहाँ हाँ हाँ सर, सर मैंने उसमें किया था। हाँ, अदानी इंट में ही किया था मैंने। हाँ हाँ, क्योंकि और वही सबसे ज्यादा वोलेटाइल है उसका, जी सर, जी अडानी का। सर, और हाँ उसमें मैंने ऑप्शन बाइंग की थी उसमें शायद। और शायद हम लोग ने लाइव में ही किया था, लाइव में ही आपने बताया था कि इसका जो पुट है, आपने शायद मार्केट डेप्थ देख रहे थे उस हाँ टाइम हाँ पे। हाँ हाँ, बराबर। और आपने बताया था ये सर्किट खुलेगा तो नेक्स्ट सर्किट लग जाएगा इसमें हाँ लोअर। हाँ हाँ हाँ। तो सर उसी टाइम आपने मतलब ट्रेड बोला नहीं था, आपने भी शायद बनाया नहीं था, बट आपकी बात सुनकर मैंने बनाया था एक दिन, अच्छा। और फिर अगले दिन मैंने उसी चीज को जो आपसे सीखा, उसी चीज को खुद से मैंने अप्लाई करने की चलो कोशिश की। चलो, फिर सर ठीक है 2 बार ठीक है। जब प्रॉफिट हो गया तो उसके बाद मैंने कहा कि हो गया, बस तौबा तौबा, इतना बहुत हाँ है। अच्छा। तो जी आपने सर। बाई करके कराया, ओके। उसमें हाँ ना सर, सेलिंग वहां करके पर। बहुत अच्छा मिलता। तो मैं जो बता रहा था अभी, तो अभी आप बोले बाई किए, तो मैं उसको थोड़ा क्लियर कर दूं कि मैं जब उसकी वॉलेटिलिटी बढ़ गया था ना अडानी का, जब वो गिरा, मतलब 3800 से गिरा नीचे, 1000 के अराउंड आ गया था 1100, तो 1100 से बाई हुआ। मैंने बताया भी थे कि बॉटम ना, इसका हाँ बॉटम सर। बन गया है, आई थिंक मैंने हाँ बोला सर, होगा बताया लाइव में था। कि यही इसका बॉटम है, बॉटम इसका लो खत्म। फिर बहुत जल्दी 2600 चला गया, अगेन वो 1100 आ गया, फिर 1700 चला गया। तो जब वो 1700 2000 के राउंड में रुका था, तब उसकी वॉलेटिलिटी ना 86-85 था। तो उस समय हम लोग ना उसमें एक स्ट्रगल बनाए थे, और उसमें ऑलमोस्ट मैंने लगभग 10 लॉट बनाया था, तो सेम डे में 1 लाख रुपए मुझे मिला। तब से मैंने जी सर। वॉलेटाइल डे को किसी तरीके से भुनाने की कोशिश किया। तो अडानी में मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने उसमें गेन किया है। चलो, जी अच्छा सर। रहा। सर तो इसको आप देखिएगा, पिछले पॉडकास्ट में मैंने शेयर किया एक बंदे को, नाम शायद एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप उसको देखिएगा तो पता चलेगा, ठीक है। वहाँ मैं पे। ना एक बात और पूछना चाहूंगा आपको शिवांश, कि हाँ सर। अभी आपका जो होल्डिंग है, राइट, जी सर। ये जो 72,000 इम्पोर्टेंट है, मेरे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। 72,000 जो अर्न हुआ इस साल, कितना कैपिटल यूज हुआ होगा इसमें, प्लेज मार्जिन ही मान लो। 5.5 लाख के आसपास हो गया है, अच्छा, सिर्फ ऑप्शंस वाले डीमैट में। ऑप्शन उसके वाले में, अलावा जो ठीक। स्विंग का डीमैट है उसको मैंने अलग रखा है, क्योंकि मैं उस मार्जिन को प्लेज करके नहीं करता हूँ। मैं बस इन्वेस्टमेंट वाला जो मार्जिन है उसे प्लेज करके ही ऑप्शंस के लिए करता हूँ। हाँ तो जो ऑप्शंस वाला डीमैट है वो अभी 5.5 लाख पे है। हाँ लेकिन ये जो प्रॉफिट है इसमें आप ये मान सकते हैं कि मैंने बैंक निफ्टी की क्योंकि स्टार्टिंग में तो 25 का लॉट साइज होता था पहले। हाँ। तो उसमें आप ये मान सकते हैं कि मैंने 50 क्वांटिटी यानी 2 लॉट से ऑप्शन सेलिंग करके ये मैंने इसका किया मतलब कि है। 2 लाख रुपए कैपिटल यूज हुआ है, 2.5 लाख रुपए, है ना, ओवरऑल। एक ये सर उसमें क्योंकि, एक्चुअली हाँ सर एक्चुअली यहाँ पे मैं कहूंगा कि हाँ, स्टार्टिंग में 2 से 2.5 लाख हुआ है, तब मैं एक एक लॉट पे करता था, बट हाँ ऑन एन एवरेज हम 3-4 लाख मान सकते हैं। हाँ बिकॉज स्ट्रैंगल में थोड़ा आप बैकअप जैसे मैं लेके चलता हूँ, हाँ तो हाँ मतलब हाँ। ट्रेड में तो कम लगा है, बट एज अ बैकअप अगर मतलब आप मनी एडजस्टमेंट करना मैनेजमेंट पड़े। स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो, ये अच्छा है। ये इस उम्र जी में सर। मैंने कम लोगों को देखता हूँ कि इस तरीके से मनी मैनेजमेंट फॉलो करते हैं। जी सर। ओके। सर बीच में एक्चुअली मुझसे भी मिस्टेक हुए हैं, हाँ और इसी स्ट्रैंगल में ही हुए हैं बहुत बार। कम प्रॉफिट पर एग्जिट कर गए हैं, लेकिन उसको फिर वर्चुअल में देखते गए हैं कि कैसे हम्म। प्रॉफिट बढ़ता है। हाँ और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि ट्रेड जैसे स्ट्रैंगल का भी लॉस में कभी कभी चला जाता है, लेकिन फिर कुछ टाइम मार्केट रुक जाता है तो वापस आ जाता है। हाँ तो बहुत बार डर के भी एग्जिट हुए हैं।
हाँ तो हाँ हाँ। वो तो सर चलता रहता है, वो आई थिंक हाँ, प्रॉफिट और एंड लॉस ट्रेडर एक की तक। लाइफ में सारी चीजें ना, ये पार्ट ऑफ द गेम है। ट्रेडर की लाइफ में होना बहुत आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हो सकता है कि आपको अभी स्टार्टिंग में अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे तो आपको आपके जो बैच वाले लड़के हैं कार ले लेंगे, ठीक है, बाइक ले लेंगे, आईफोन मोबाइल चलाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपके पास इनमें से कोई एक ना हो, है ना। बट आपका जो आपके पास जो होगा ना, उनके पास जीवन में कभी नहीं होगा। तो सर मैं, एक्चुअली हाँ मैं कभी कभी मैं ताजुब करता हूँ सर, मैं जब भी आपसे बात होती है कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। आज भी सर जो बात आपने बोली हो, कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे मेरे जो दोस्त हैं, कोई हाँ किसी ने थार ले लिया है, हाँ और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं सर। मेरा जो हॉस्टल का रूममेट था वही वही थार अभी चला रहा है, हाँ गाड़ी लोन पे उसने सर लिया है। हाँ, 100% उस लोन पे मिलेगा। तो हाँ सर उन चीजों को देखता हूँ तो कभी कभी लगता है, लेकिन डाउट नहीं है मेरे मन में बिल्कुल हाँ कि मैं जो बिल्कुल। कर रहा हूँ वो एकदम सही है। आप ना अभी मत देखना करीब को, या आप ये मत देखना कि अभी मैं 23 ईयर का हूँ या 24 ईयर्स का हूँ। आप हमेशा देखोगे मैं 20, मतलब जब 30 साल का होऊंगा तो मेरे पास ये होगा। आप एक टारगेट रखो, 30 साल में वो सारी चीजें होंगी आपके पास जो शायद आपने नहीं सोचा होगा। तो आप ना एक डायरी में नोट कर लो कि 30 साल में मेरे पास ये हो जाएंगे, 30 साल में मेरे पास घर हो सकता है, मैं, और 40 साल में रिटायर्ड हो जाओगे आप। अगर आप इन्वेस्टमेंट जैसे मैं बोल रहा हूं कर दिए तो 40 साल से ज्यादा आपको जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 40 साल में रिटायर्ड और फैमिली के साथ एंजॉय करो, बच्चे हो जाएंगे, परिवार बन चुका होगा, घर बन चुका होगा, गाड़ियां हो चुके होंगे आपके पास, जो आपके जीवन में वाकई में जरूरत होंगे वो सारे पूरे हो चुके होंगे। तो इस तरीके से चीजें बढ़ती है। तो आप एक टारगेट रखो कि भाई 30 साल की उम्र में मुझे ये करना है, 40 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो जाना है, खत्म। तो 40 साल की उम्र तक अगर आप इसी तरीके से करें ना, तो मैं कहूंगा आपके पास 4-5 करोड़ का आपके पास पोर्टफोलियो होंगे अभी के वैल्यू में। तो इस तरीके से आपके पास पोर्टफोलियो तैयार रहेगा। तो थोड़ा लॉन्ग देखना, थोड़ा लंबा देखना। वर्तमान में जो एंजॉय कर सकते हैं 50% कैपिटल में पूरा एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अभी 10-15 साल मार्केट में पैसा कमाने का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी, अभी 10-15 साल, और ये 10-15 साल ना मिस नहीं होना चाहिए। सर बिल्कुल मिस नहीं हाँ, होगा ये अब तो दस सर। पंद्रह साल मिस नहीं होना चाहिए। सेक्रीफाई कर लो यार, थोड़ी सी इंजॉय कम करो, थोड़ा घूमना फिरना कम कर दो। घर में पैसा जरूरत पड़े तो दो, नहीं तो मत दो। अभी जो 10-15 साल का मार्केट है शिवांश, ये गोल्डन पीरियड कह सकोगे, जब आज से आप 30 साल 25 साल मार्केट को देख चुके होगे तब। ये जो 10-15 साल टाइम है बहुत तेज गति से मार्केट बढ़ने वाला है। और इसे एक लाइव एग्जांपल आपको शेयर करता हूं। आपको रियलाइज हो रहा होगा अभी कि अप्रैल के बाद, 2023 का अप्रैल जो बीता उसके बाद अभी तक मेरे पोर्टफोलियो ने डबल हो गए। अप्रैल 29 अप्रैल को मेरा 1 CR पहुंचा था पोर्टफोलियो, जो मैं शेयर करता हूं। कल कल कितना तारीख था, 17 दिसंबर। 17 दिसंबर को मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू 2 करोड़ है। कंग्रेचुलेशन सर। लेकिन थैंक सर यू। मुझे पता है कि आपका अचीवमेंट 100 करोड़, है ना। 100 करोड़ का मिशन है। हाँ, तो वो मेरे अचीवमेंट यहाँ नहीं, इसलिए मैं वो जी सारी सर। चीजें नहीं कर रहा हूँ अभी कि मुझे बड़ा बंगला लेना है, बड़ा घर लेना, मैं नहीं सोच रहा हूँ। हो सकता है कि जब मेरे पास 100 करोड़ हो, ठीक है, हो सकता है कि जब 100 करोड़ हो तब शायद मैं उसका एंजॉय उतना नहीं कर पाऊँ। लेकिन मेरा वो भी हो जाना भी मेरे लिए एंजॉय है। तो मैं मार्केट को एंजॉय कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि ना ज्यादा दिन नहीं लगेगा। अगर मार्केट इसी तरीके से चलता रहा, जिस तरीके से मैं सोचता हूँ, जिस तरीके से मैं देखता हूँ मार्केट को, 10-12 साल ही बहुत बड़ा टाइम है मेरे लिए, मैं पहुंच जाऊंगा। तो आप लोग जो आप लक्ष्य रखे हो ना, उसको थोड़ा सा एक डायरी में मेंटेन कर, सॉरी, डायरी पे नोट कर लो। जो आपका गोल है उसे डायरी में नोट करो, चिपका के रखो, और उसके अकॉर्डिंग छोटा छोटा प्लान करो हर साल का। ट्रेडिंग से पैसा आ रहा है, आप सीख गए हो, पता है। जॉब है, जॉब चल रहा है, जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। जब आपको लगेगा कि 1 CR कैपिटल हो जाए, फिर जॉब छोड़ने के बारे में सोचो या करो। तो मैं कहूंगा कि अभी कंटिन्यू जॉब करो। सैलरी जितना आ रहा है उसका 50% इन्वेस्टमेंट करो, इतना इनफ है आगे जीवन में बढ़ने के लिए, एक बड़ा पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए। थोड़ा म्यूचुअल फंड की तरफ डाल लेना पैसा, 50% म्यूचुअल फंड की तरफ और 50% इक्विटी की तरफ। कि अगर गलती से हमारा कुछ हो गया, हमारा सिलेक्शन गलत हो गया, हमारा डिसीजन गलत हो गया, तो कोई बात नहीं, म्यूचुअल फंड की तरफ से हमें कंपनसेशन मिल जाएगा। मेरा 40% म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है और 60% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है। एक समय था कि मैं 50-50 दोनों में रखता था। अभी ऐसा लगता है कि मेरी स्किल बढ़ रही है या बढ़ गई है, तो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते करते ही 60% मेरा इक्विटी में चला गया और 40% मेरा म्यूचुअल फंड में आ गया। समझ रहे हैं?
जी सर, जी ऐसा। सर। और वो कंटिन्यू है म्यूचुअल फंड में, मतलब मैं एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। एक तरीके से मैं 2.5 लाख 3 लाख रुपया महीना में एसआईपी के थ्रू डालता हूँ, और हाँ उतने ही सर, लगभग मैं पता है इक्विटी सर। में भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ। ये पूरा पैसा कहाँ से आता है? ट्रेडिंग से आता है। तो ट्रेडिंग से आता है, मैं जनरली मतलब अपने खर्चे के लिए कम निकालता हूँ। कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे निकालना पड़ता है 1-2 लाख रुपया, अदरवाइज मैं जो पैसा कमाता हूँ वो पूरा पैसा को इक्विटी में डालता हूँ और म्यूचुअल फंड में डालता हूँ। ठीक है। अब अच्छी बात यह है कि पैसा जब निकलता नहीं तो ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि मैं इन्वेस्टमेंट किया, प्लेस किया, ऑप्शन सेल किया, इन्वेस्टमेंट किया, एंड साइकिल रिपीट। बनी। ठीक है। तो क्या है कि मेरे कैपिटल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, पता नहीं चलता है कब 1 CR से 2 CR हो गया। हालांकि मैं ट्रेड 1 CR से ही कर रहा हूं, मैं 2 CR से ट्रेड नहीं कर रहा हूं, मैं 1 CR से ही ट्रेड कर रहा हूं। ओके। तो प्लेज मार्जिन की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए हो गया है। राइट। तो इसको ध्यान रखो। और जो अभी 10 कैपिटल है आपके पास, 10 लाख आसपास कैपिटल है, मैं कहूंगा कि उसको कोशिश करो कि मर्ज कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि उसका, या दोनों डीमेट है तो दोनों डीमेट में आप उसको फुलफिल करो। और ये सिर्फ मैं ना अपना डीमेट की बात किया हूँ, मेरे वाइफ की डीमेट की बात नहीं करता, हालांकि मैं ही हैंडल करता हूँ उसको। ठीक है। तो सर ये मर्ज का मतलब? मतलब आपके पास 2 डीमेट है ना, हाँ सर, हाँ सर। तो मैं कहूंगा कि या तो दोनों डीमेट में एफएनडो में ट्रेड करो, अदरवाइज इक्विटी को एक में ले आओ, इक्विटी एफएनडो को एक में ले आओ, और प्लेस करके पूरा कैपिटल का इस्तेमाल करो ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग ही करो। ऑप्शन सेलिंग में तो जितना कैपिटल चाहिए उतना कम, जितना कैपिटल लगाते उतना कम है। तो ये फायदा रहेगा आपके लिए। मैं पहले, मेरे पास 2-3 जगह डीमेट में फंसा हुआ था। एसबीआई में कुछ था जो पहले मैं ट्रेड करता था, फिर कुछ सेमको में था, कुछ अपस्टॉक्स में था। अभी अपस्टॉक्स में 2-2.5 लाख रुपए छोड़ दिया, एसबीआई में 2-2.5 लाख रुपए छोड़ दिया, मेरे वाइफ में 10-15 लाख रुपए छोड़ दिया, और अपने डीमेट पूरा डाल दिया, ताकि मैं उसको प्लेस करूं। और कभी कभी 10 रुपए का प्रीमियम बेच के मैं ओवरनाइट चले जाता हूँ, क्या हो जाएगा? तो 10 रुपए का प्रीमियम मुझे सुबह सुबह 20,000 देके चले जाता है, खत्म। तो मेरे लिए तो एक अलग से एडवांटेज हो गया ना। तो अगर आपके पास एक कैपिटल रहेगा तो ठीक है, छोटा प्रीमियम बेच के चले जाओ, ओवरनाइट में सुबह बुक करो तमाशा बंद। जी तो सर। आपको ओवरनाइट में ना कम से कम 1,500-2,000 रुपये मिल जाएगा। और प्रीमियम कैसा सेलेक्ट करो? 30 रुपये 40 रुपया। और कब का सेलेक्ट करो? कोशिश करो नियर एक्सपायरी का। तो आपका जो ग्रोथ का पोटेंशियल रहेगा और बढ़ जाएगा आपका। हाँ, हो सकता है कि इस चक्कर में का दिन गेप अप गेप डाउन में फंस गए, तो मार्केट सीनियरों से पता चलता है कि क्या हो सकता है मैक्सिमम, समझ रहे हैं? तो इसका एक बड़ा एडवांटेज आपको मिल जाएगा। तो जो मंथली आप बनाते हैं स्टैंडर्ड, उससे बेहतर हो जाएगा कि आप डेली बना लोगे और सुबह सुबह बुक कर लो, क्योंकि अब हमारे पास 5 एक्सपायरी है ना। हाँ, 5 एक्सपायर हो गया, वॉलेटिलिटी सर रोज बहुत। एक्सपायरी ठोको। सेंसेक्स में हालांकि मत बनाना, अभी मेरा कड़वा अनुभव है सेंसेक्स में, जब भी बनाया थोड़ा नुकसान हुआ है जी सर, सर सेंसेक्स एक में। साइड बढ़ता रहता है बस, हाँ, वो वो एक दूसरी साइड साइड बढ़ता गिरता रहता है नहीं। जनरली, उसका पुट बढ़ा, कॉल बढ़ा, दूसरा गिरता नहीं है। तो सेंसेक्स छोड़ के कम से कम 4 एक्सपायरी है, फिनांस निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी, मतलब 3 एक्सपायरी। तो 3 एक्सपायरी तो एटलीस्ट यूज कर ही सकते हो आप। 3 एक्सपायरी में अगर 1,000 रुपये मिला तो भी महीना में 3,000 हो गए, सॉरी सप्ताह में 3,000 हो गया, खत्म। ऐसा चार्जेस भी बहुत कम, ऐसा। तो चलिए, हाँ, मैं और आपसे बात करना चाह रहा था कुछ और इसके अलावा। विवेक बोलता हूँ, शिवांश, आपने जो इस साल अचीवमेंट किया होगा और कहीं कमी रहा होगा तो वो बताओ आप। अभी तक तो अचीवमेंट है। अच्छा, एक बात और आपको बोलो कि आप मिला के 6 हमारा, तो हम अभी ना आप मिला के 12 लोगों से बात किए हैं अभी। अच्छा सर। इसमें विवेक भी है, तो विवेक का भी जो स्टेटमेंट आया वो भी पॉजिटिव में है, आप भी पॉजिटिव में है। इसमें 11 लोग प्रॉफिटेबल हैं, नेट टू नेट 11 लोग प्रॉफिटेबल। तो मैं जो इस साल मिशन शुरू किया था कि मुझे 100 लोगों को मिशन ट्रेडर एंड। बनाना है, उसमें अभी तक ना बात करके ना मैं अपने आप को ना बहुत ऊपर महसूस कर रहा हूँ। और जी इसके सर। अलावा कुछ जो आप बोलना चाहोगे शिवांश? सर मैं कुछ क्वेश्चंस है मेरे। हाँ, सर एक, जैसे आपने लेटेस्ट अभी प्लेटफॉर्म बताया था प्रिसाइज करके, जो हाँ, अनलिस्टेड स्टॉक्स के रिगार्डिंग। हाँ। तो सर आप तो मतलब मेनली आप टेक्निकल एनालिसिस ही आपने सिखाया है, वही हमने आपसे सीखा है। और सर उसमें मैंने देखा था, बट चार्ज तो उसमें होते हैं नहीं। तो सर उसको हम कैसे मतलब समझ सकते हैं एक्चुअली कि देखो ना, क्योंकि। उसमें ना मतलब कंपनी के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ता है। जैसे उसमें एनएससी है, हाँ एनएससी। सर। अगर मैं एनएससी है। एनएससी को देखूं तो एनएससी का मैं जैसे एक एक वीडियो बनाया था, आपको याद है? 4 वीडियो मैंने शेयर किया था, 4 स्टॉक फॉर लॉन्ग टाइम, ऐसा करके मैंने शेयर किया था, छोटा छोटा शॉर्ट वीडियो बना के। उसमें से बीएससी था नहीं सर। पहला, फिर एनएसडीएल था, सीडीएसएल था,
और कैम्स था, एनएससी था। मैं एक छोटा छोटा वीडियो बनाता था और ये मैं बनाया था लगभग जून के आसपास इसी साल। तो उसमें मैंने बीएससी के बारे में बताया था, तब बीएससी ना 600 के आसपास चलता था, आज बीएससी 2600 है। सीडीएसएल 1200 के आसपास था, आई थिंक सीडीएसएल 2000 के आसपास है। कितना सीडीएसएल का भाव, इसी आसपास कुछ है, राइट। कैम्स आई थिंक कैम्स चलता था 2200 के आसपास, आई थिंक वो 2600 या 2400 के आसपास चल रहे अभी, समझ रहे हो। तो जी सर। अभी एनएससी लिस्टेड नहीं है और सीडीएसएल लिस्टेड नहीं है। तो अब बताओ एनएससी कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। एनएससी तब प्रिसाइज मिलता था 3500 में, आज 3800 में मिल रहा है, मतलब 300 ग्रे मार्केट में इसका भाव बढ़ गया है। तो थोड़ा सा अगर आप फ्यूचरिस्टिक हो गए कंपनी के बारे में, ब्रांड के बारे में या उसके फ्यूचर के बारे में, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि वो चार्ट से नहीं है। कंपनी के बारे में अब जैसे सपोज करो एक नया कंपनी आई, नया कोई स्टार्टअप आया, तो स्टार्टअप पे कोई इन्वेस्टमेंट कैसे करता है, जब उसका कोई फ्यूचर देखता है ना, जब उसका ग्रोथ पोटेंशियल देखता है। एनएससी पूरे वर्ल्ड वाइड दुनिया का लार्जेस्ट एक्सचेंज में से एक है, जिसमें 8 करोड़ लोगों ने इस 2-3 साल में डीमैट अकाउंट ओपन किया है एक्सचेंज में, ठीक है। अब आप सोचो कि पहले 3 करोड़ में एनएससी इस तरीके से चलता था, अब 8 करोड़ लोग आए तो कितना चार्जेस इसको मिलेगा। तो 8 करोड़ लोग आए, क्या अगले साल 1 करोड़ और लोग नहीं आएंगे? फिर अगले करोड़, तो 140 करोड़ लोगों में से अभी केवल 12-13 करोड़ लोगों का डीमैट अकाउंट है, जबकि होना चाहिए एटलीस्ट 20 से 25 करोड़ लोगों का डीमैट अकाउंट होना चाहिए हमारे जैसे एक ग्रोथ ओरिएंटेड कंट्री में, राइट। लेकिन है नहीं। तो अभी 12-15 करोड़ और इस रिसेंट में आने वाले हैं लोग, ये 2-3 साल के दौरान, जब तक मार्केट बूम रहेगा, है ना। तो जब बूम मार्केट में ना और 10-12 करोड़ लोग आएंगे, तो इससे क्या होगा ना, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ट्रेडिंग ज्यादा होगा, ट्रेडिंग ज्यादा होगा तो एक्सचेंज को चार्जेस ज्यादा मिलेगा, एक्सचेंज को चार्जेस ज्यादा मिलेगा तो एक्सचेंज आगे उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ेगा। जी सर। तो ये सब चीज सोच के मैंने वहां पर एनएससी को सेलेक्ट किया था। ऐसे ही जैसे हम वहां पर लिए केयर हेल्थ का, और एक मैं कैप जिमनी लिया सॉफ्टवेयर कंपनी का, फिर बोट है वहां पर। अगर अभी के टाइम में देखोगे तो बोट काफी अच्छा वो बना रहा है, म्यूजिक सिस्टम और क्या बोलते हैं क्या हेडफोन, ठीक है, इस स्पीकर, ठीक है। ऐसे मुझे लगता है अभी इस मार्केट में बोट की काफी अच्छा डिमांड है, जहां देखो बोट के मतलब ग्राहक भरे पड़े हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में एक अच्छा करेगा, और इस टाइप का कोई कंपनी मतलब मार्केट में लिस्टेड है नहीं, तो थोड़ा सा मुझे उसका फ्यूचर ज्यादा अच्छा दिखता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बोट में भी लिया हुआ है। ओके, तो थोड़ा सा ना आपको कंपनी के बारे में रिपोर्ट्स पढ़ लें, थोड़ा सा उसके बारे में कहीं उसके वेबसाइट में जाके थोड़ा सा पढ़ लें, उसके बारे में थोड़ा सा और कहीं यूट्यूब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से थोड़ा सा देख लें, राइट। ऐसे बहुत जगह मिलते हैं, कहीं आर्टिकल मिल जाता है। जैसे इस आर्टिकल की बात करूं, आ गया तो बहुत मजेदार बात बताता हूं आपको। ये समय चल रहा था शायद जनवरी के आसपास। जनवरी में एक ना एयर शो हुआ था हमारे यहाँ बेंगलुरु में, जनवरी के आसपास था ही, ठीक है। और एयर शो के बाद हमारे यहाँ बहुत सारे विदेशी जो डिफेंस से रिलेटेड पर्सन है और मिनिस्टर है और पर्सनल सभी आए थे हमारे यहाँ एयर शो देखने के लिए, राइट। तो उस समय एक आर्टिकल आया था दैनिक भास्कर में, मैंने शेयर भी किया था, और उस आर्टिकल में मैंने पढ़ा कि इंडिया डिफेंस में ना अब नेट इंपोर्टर ना होके एक्सपोर्टर की तरफ जा रहा है, एक्सपोर्टर बन रहा है। और हम एक्सपोर्ट कैसे कर रहे हैं, ये स्पेशली उस समय आर्टिकल आया था जब टाटा ने 800 विमान का ऑर्डर दिया था बोइंग और किसको, बोइंग और एयरबस को, ठीक है। बोइंग और एयरबस को टाटा ने 800 विमान का ऑर्डर किया था, मतलब अभी तक का वो रिकॉर्ड विमान सेक्टर में, एविएशन सेक्टर में डील है, हाईएस्ट डील है, ओके। उससे कई लाख रोजगार कहां क्रिएट होगा, ब्रिटेन में कई लाख रोजगार क्रिएट होगा, जबकि वहां पर ऋषि सुनक ने भी इसका स्टेटमेंट दिया था
कि यहाँ पर लगभग 10 लाख रोजगार क्रिएट होगा, राइट। तो उस समय इसके बारे में बहुत आर्टिकल आया करता था। तो उसी आर्टिकल के दौरान मैंने भास्कर में पढ़ा था कि इंडिया अब नेट इंपोर्टर न होकर एक्सपोर्टर की तरफ रुख कर लिया है। और जैसे हम एक्सपोर्ट किसको कर रहे हैं, ताजुब की बात, अमेरिका को कर रहे हैं, जर्मनी को कर रहे हैं, इजराइल को कर रहे हैं, रशिया को कर रहे हैं, इटली को कर रहे हैं, फ्रांस को कर रहे हैं। जबकि हम वहां से फ्रांस से क्या लिए अभी, रफाल लिए। तो अब हम लोग वहां क्या कर रहे हैं बताओ, हम यूएस को क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूएस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं गोली, बंदूक की गोली, बुलेट्स। जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, अफ्रीका के जो छोटे कंट्रीज हैं, ब्राजील को हम बुलेट्स बेच रहे हैं। हम वहां पर तेजस हेलीकॉप्टर की भी अभी कई सारे कंट्री से इंटरेस्ट आया है, राइट। हम उनको छोटे हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करने वाले हैं, कर रहे हैं। तो हथियार के जो छोटे छोटे पार्ट्स है, जो बड़े मैन्युफैक्चरर नहीं बनाते, यूएस नहीं बनाता, जर्मनी नहीं बनाता, वो कहां से खरीदता है, जो सप्लायर है उनसे खरीदता है छोटे छोटे पार्ट्स, स्प्रिंग है, पिस्टन है। जैसे मैं तो डिफेंस में रहा हूं, तो मुझे ये बात का एहसास है कि उसमें क्या क्या यूज होता है एक बंदूक में। वरना बंदूक में अगर बुलेट्स नहीं हो तो बंदूक तो डंडे से भी बेकार है। बंदूक में अगर बुलेट्स नहीं तो डंडे से ही बेकार है। क्या कर, मिसाइल है आपके पास, उसे बारूद ही नहीं है तो क्या है ना। आपके पास मशीन गन है, बुलेट्स ही नहीं है तो क्या क्या काम का है, ठीक है। फिर जैकेट बना रहे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट बना रहे हैं, राइट। तो इन सब चीजों में हम एक्सपोर्टर बन रहे हैं। तो हमने ना एलएमजी नहीं बना रहे, हम AK-47 नहीं बना रहे, हम हथियार नहीं बना रहे, हथियार के पार्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है। और इसको बनाता कौन कौन है, इसको बना, आपको पता है, बेल, ठीक है, बेल हैदराबाद की कंपनी है, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जैमर बनाती है और दुनिया की सबसे बेस्ट जैमर बनाती है, जो मंत्रियों के गाड़ियों में लगता है, ठीक है, उनके व्हीकल्स में लगता है, आसपास जाम करने के लिए लगता है कि वहां पर कोई धमाका उमाका ना हो जाए, मतलब कोई बम ब्लास्ट वगैरह ना करे। तो आसपास एरिया को पूरा जाम करते हुए जाता था, जिधर मिनिस्टर्स की गाड़ी निकलते हैं वो एरिया जाम होते जाता है, राइट। उसको जब एक्टिवेट करते हैं तो जैसे जेल है, राइट, इस जब एरिया को, मतलब स्पेसिफिक एरिया को सिक्योरिटी पर्पज से जाम कर दिया जाता है, तो वहां पर मोबाइल वगैरह काम नहीं करता है। तो वहां पर जो भी एरियल बेस का, मतलब कोई खुरापाती करना चाहे तो एरिया में नहीं होगा, ऐसा। तो ये सब की चीजें ना ये बनाता है और बहुत बेहतरीन क्वालिटी के बनाता है, राइट। मैं यहाँ था, PHQ में था अपने यहाँ, तो हम लोगों ने सीएम साहब के लिए एक नया गाड़ी परचेस किया था। मेरे राइटिंग से आया था, हम लोगों ने गाड़ी को बुलेट प्रूफ कन्वर्ट कराया था और उसमें हम जैमर लगवाए थे, ओके। तो मैं समझ गया कि ये चीजें कितना बेहतर हो सकता है, ठीक है। फिर मिधानी है हमारे यहाँ, फिर विमान कौन बना रहा है, HAL बना रहा है, ठीक है, L&T बना रहा है इसके अंदर। फिर अभी अमेरिका के दो कंपनियां, दो शिप आई थी, ठीक है, वो यहाँ कोचिन शिपयार्ड में रिपेयर करने के लिए आई थी। अमेरिका के कोई ने शिप कहीं आज तक रिपेयर नहीं हो इंडिया के अलावा, मैं उस आर्टिकल में पढ़ा था। तो हमारे यहाँ अभी देखो सबमरीन बन रहे हैं, राइट। हाँ, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर है हमारे सबमरीन के लिए। मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, और अचानक से और क्या, कौन कौन से शिपयार्ड वगैरह हैं, जितने भी शिपयार्ड है, ठीक है, ग्रेट ईस्टर्न शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। मैंने सारे शिपयार्ड में पैसा लगा दिया, मैंने जितने डिफेंस की स्टॉक है सब पैसा लगा दिया। मैं स्टार्टिंग कैसे किया कि जितने सारे डिफेंस की स्टॉक है एक बार सब में पैसा लगाओ, 50,000 50,000 50,000 सब में लगाओ। जो भाग रहा है उसमें 1-1 लाख 1-1 लाख कर दो, और भाग रहा है उसमें 2 लाख 2 लाख कर दो। जो नहीं भाग रहा है उससे पैसा निकालो, इसमें शिफ्ट करते जाओ। तो मेरे पास ऐसे फिल्टर होके 10-12 स्टॉक डिफेंस के हो गए। अभी भी मेरे पास 10-12 स्टॉक डिफेंस के, उसमें HAL सबसे बेस्ट है। फिर L&T है, महिंद्रा है। आप बिलीव होगा, महिंद्रा भी डिफेंस में काम करता है, टाटा मोटर्स भी डिफेंस के लिए काम करता है। बेल तो कर ही रही है। फिर अभी रिसेंट में हम चांद पे चले गए, तो इसरो से रिलेटेड कंपनियां आ गई, तो उसमें एमटार आ गया। तो मैंने इस तरीके से स्टॉक सेलेक्ट करते गया। तो अभी डिफेंस से जितने स्टॉक आते हैं मैं सबको थोड़ा थोड़ा से पैसा लगाता हूं। अगर चला गया तो वेल एंड गुड, नहीं गया तो स्टॉप लेके बंद करो। अभी तक ऐसा हुआ नहीं। एक ना SME स्टॉक लिस्टेड हुआ था, आपको पता होगा, लाइव में मैंने बताया कई बार, CFF। वो जब लिस्ट हो गया तब मुझे पता चला यार ये तो डिफेंस में
सबमरीन्स को बनाने वाले कंपनियों को, एचएल कंपनियों को ये टेक्नोलॉजी मुहैया कराता है। मुझे बहुत अच्छे से पता नहीं था क्या टेक्नोलॉजी मुहैया कराता है। मैंने सोचा डिफेंस का, अच्छा डिफेंस का है। 2-3 दिन इनसाइड हुआ, मेरे सेक्टर में भी आ गया, ब्रेकआउट हुआ, बाई कर लिया। 184 में बाई किए, कहाँ चला 500। सीएफएफ का स्टॉक, अरे लेते ही, और वो भी क्या लॉट में मिला, तो बहुत जल्दी ग्रोथ किया। 1.5 लाख रुपए पैसा लगा, कब 5 लाख पहुंच गया पता नहीं चला। ऐसा। फिर जेम्स वाले स्टॉक आ गए। जेम्स में बहुत कम स्टॉक बाकी है हमारे यहाँ, तो जेम्स स्टॉक में जैसे आ गया सेम्को गोल्ड, लिए और 50% रिटर्न दे दिया। टाइटन चली रहा है, टाइटन के अलावा कोई बेस्ट है ही नहीं है। फिर कल्याण ज्वेलर्स है। ओके, तो मैंने इस तरीके से सेलेक्ट किया और उसमें इन्वेस्टमेंट का थोड़ा लॉजिक लगाया अपना, कि पहले कम पैसा लगाओ, फिर अगर मूवमेंट करे तो और ज्यादा पैसा लगाओ, और मूवमेंट करे तो और ज्यादा पैसा लगाओ। जो मूवमेंट नहीं कर रहा है उसे निकल के, जो मूवमेंट कर रहा है उसे पिरामिडिंग करते जाओ। राइट, तो कहीं कहीं से पढ़ना पड़ता है, फिर कोई स्टॉक निकलता है। राइट, तो जैसे मैंने बोर्ड के बारे में थोड़ा पढ़ा, थोड़ा रिसर्च किया, कंपनी का प्रोफाइल देखा, तो उसका रिपोर्ट भी मिल जाता है, क्वार्टर ईयरली रिपोर्ट उनका मिलता है, तो ईयरली रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ा, बोले अच्छा लगा, चलो लगा दो पैसा। टाटा टेक्नोलॉजी को मैं लिया था आज से 6 महीने पहले, जब मार्केट में लिस्ट नहीं था। राइट, पता है मैं लिया था 1050 में लिस्ट। टाटा ने लाया उसको 500 में, 475 500 में आईपीओ, प्राइस बैंड तय किया, लिस्ट हुआ 1200 में। मैं उसी से मैं खुश था। ग्रे मार्केट में इसका 1050 भाव चल रहा है, तो 500 में तो लिस्ट होगा ही नहीं। तो वहां भी लगाए आईपीओ में, लेकिन अप्लाई किए, लगा नहीं, आया 1200 में। अभी 6 महीना के लॉकिंग पीरियड है, 6 महीना बाद आएगा, मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में रहूंगा। ऐसा है। कुछ और क्वांटिटी परचेस कर लिए, तो ऐसे भी अच्छी ब्रांड है, तो मुझे लगता है रिटर्न मिल ही जाएगा फ्यूचर में। नहीं यार, इन्वेस्टमेंट देखो, ये इन्वेस्टमेंट था मेरा, ठीक है। तो इसमें एक तो बेवरेज वाली है, राइट, तो ठीक है, इसमें 10,000 रुपये लगा दिया हूँ। कैप जेमनी 7% अभी आ रहा है, हेल्थ केयर में भी 6% आ रहा है, टाटा टेक्नोलॉजी लिस्टेड हो गया, राइट। तो डिस्कवर में आ जाते हैं, अपकमिंग में है। जेरोक्स कहाँ गया, ये है जेरोक्स, ठीक है, मैंने नोटिफाई करके रखा है, इसको मैं कर दूंगा। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपका? सर इतना ही था सर। ओके, चलिए, तो आपसे बात करके अच्छा लगा शिवांश, हाँ, और आपके फ्यूचर के लिए बहुत शुभकामनाएं मेरे तरफ से। अगले बार हम फिर बात करेंगे, तो उम्मीद करता हूं कि अगले बार जो 72,000 का प्रॉफिट है, ये 72.40 में रहे, है ना। तो उम्मीद करूंगा कि 7 लाख 8 लाख प्रॉफिट में आओगे अगले साल। बहुत बड़ी बात नहीं, स्टॉक मार्केट में सब पॉसिबल है। अभी जब ये साल शुरू होगा, 1 साल का टारगेट रखना और मार्केट में अपना व्यू रखना, मार्केट में क्या होगा और टारगेट रखना, दोनों एक साथ अचीव होगा।